हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं द सेकंड सेक्स की समरी, जिसको लिखा है सिमोन डी बोवा ने। ओके, तो शुरू करते हैं। द सेकंड सेक्स बुक में ऑथर ने वुमेन के ट्रीटमेंट को डिस्कस किया है पूरी हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री में। ऑथर ने इसको रिसर्च किया और ये बुक 14 मंथ्स में लिखी, 1946 से 1949 के बीच में। इस वर्क को इन्होंने 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया है। पहला फैक्ट्स एंड मिस, दूसरा लिव्ड एक्सपीरियंस। वॉल्यूम 1 वो क्वेश्चन पूछती हैं बुक में, व्हाट इज़ वुमेन। फिर वो सवाल का कुछ जवाब तो ऑलरेडी वो खुद ही देंगी। वो ये आर्ग्यू करती हैं कि जो मैन हैं वो अपने आप को डिफ़ॉल्ट समझते हैं और जो वुमेन को वो लोग अदर समझते हैं। अभी जैसा जो इसका टाइटल है द सेकंड सेक्स, तो सेकंड सेक्स कौन हो गया? वुमेन। और जो फर्स्ट हुए वो मैन। जो मैन है वो अपने आप को डिफ़ॉल्ट समझते हैं और वो वुमेन को अदर समझते हैं, और मैन वुमेन को सबऑर्डिनेट समझते हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सिगमंड फ्रॉयड ने कुछ थ्योरीज दी थी जिसको हमारी ऑथर ने रिजेक्ट कर दिया था। जैसे कि इनकी कई सारी थ्योरीज थी, उसमें से एक थ्योरी ये थी, वुमेन अपोज चेंज, रिसीव पैसिवली एंड ऐड नथिंग ऑफ देयर ओन। इन्होंने ये अपने एक पेपर में लिखा था। मतलब इन्होंने तो वुमेन को और ही ज़्यादा सबऑर्डिनेट बना दिया। और एक इनकी थ्योरी थी पीनस एनवी के बारे में। इसके बारे में भी मैं एक लगा दे रही हूँ, उसको पढ़ लो थोड़ा पॉज करके। और एक जन थे फ्रेडरिक रिच एंजल्स। इन्होंने अपनी द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में लिखा था, द ग्रेट हिस्टोरिकल डिफीट ऑफ द फीमेल सेक्स इज द रिजल्ट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ ब्रोन्स एंड इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, हिज क्लेम्स आर अनसपोर्टेड। मतलब ये तो बिल्कुल ही बेसलेस चीज़ ये थी। ये मैं कुछ चीज़ों की पिक्चर्स लगा रही हूँ, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो उसको पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि सब अगर मैं बताने चाहूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये जो मैं बोल रही हूँ ये तो मेन है ही, बट जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं स्लाइड्स भी लगा रही हूँ। हमारी ऑथर के अकॉर्डिंग 2 फैक्टर हैं जो वुमेन के एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। पहला पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन और दूसरा फ्रीडम फ्रॉम रिप्रोडक्टिव स्लेवरी। ऑथर लिखती हैं कि जो मदरहुड होता है वो वुमेन को बांध के रख देता है, ग्रेविटेड टू हर बॉडी, मतलब खूंटे में बांधना जिसे कहते हैं, जानवर को खूंटे में बांध के रखते हैं, तो वैसे वो वुमेन के लिए मदरहुड है। वो वुमेन को बंध के रख देती है, बांध के रख देती है। और जब वुमेन असहाय हो जाती है, मतलब अब उसको अपने बच्चे को देखना ही है, तो जो मैन होते हैं वो वुमेन को और डोमिनेट करते हैं। अब एक एंशिएंट ग्रीक थे पाइथागोरस, इन्होंने लिखा था, देयर इज़ अ गुड प्रिंसिपल दैट क्रिएटेड ऑर्डर, लाइट एंड मैन, एंड अ बैड प्रिंसिपल दैट क्रिएटेड केओस, डार्कनेस एंड वुमेन। वाह भाई, इन्होंने लिखा है कि जो गुड प्रिंसिपल है उसने ऑर्डर, लाइट और मैन को बनाया, और बैड प्रिंसिपल ने केओस, डार्कनेस और वुमेन को बनाया। फिर हमारी ऑथर एशियन ग्रीस, जो वुमेन की सिचुएशन है उसको कंपेयर करती हैं रोम से। अब ग्रीस में कुछ एक्सेप्शन, जैसे स्पार्ता को छोड़ दें, वहाँ पे जो फिर जो बचे हुए जगह हैं वहाँ पे वुमेन को स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक स्लेव्स। और रोम में जो कि मैन जो है खुद मास्टर हैं, मतलब जो उस टाइम पे वो लिख रही थी, टिल द मास्टर्स, वुमेन के पास इंजॉय करने के लिए राइट्स हैं, बट वो फिर भी वो एज इन वुमेन उनमें भेदभाव होता ही है। मतलब एम्प्टी फ्रीडम है, मतलब कहने के लिए फ्री हैं बस। मतलब ग्रीस में स्पार्ता को छोड़ दे तो वुमेन की कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर जो बोलते हैं रोम में कि ठीक है करके, बट फिर भी वो खोखली फ्रीडम है, उतनी कुछ खास फ्रीडम है भी नहीं। फिर इन्होंने कॉर्टली लव के बारे में भी लिखा, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में भी लिखा। कॉर्टली लव क्या होता है? जैसे अभी कोई हाई क्लास वुमेन है, मतलब कोई हाई क्लास वुमेन है और उसका मतलब नाइट के साथ कहने भर का जैसे शादी होता है, अनकॉन्सूमेटेड, वैसा। इसके बारे में भी मैं स्लाइड लगा दे रही हूँ, तो देख लो। हमारे ऑथर नेपोलियनिक कोड में भी फॉल्ट बताती हैं। इस कोड के अकॉर्डिंग जो वुमेन है वो अधीन है अपने फादर और हस्बैंड के, मतलब सबऑर्डिनेटेड है। वो मैन ही जो है वो फैमिली प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेंगे और अपने बच्चों का भविष्य, और जब इनका डाइवोर्स होगा वुमेन के साथ तो वो भी फेवर होगा, मेन के फेवर में प्रोसीडिंग्स होंगे। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 19th सेंचुरी में, उन उसके वजह से जो वुमेन है वो घर से तो निकली,
बट उनको काम पे भी जो पे था वो लेस था मेन से। फिर वो बर्थ कंट्रोल मेथड और एबॉर्शन पे भी बात करती हैं और फिर वो वुमेन सफरेज के बारे में भी बताती हैं। वुमेन्स सफरेज का मतलब होता है इज़ द राइट ऑफ वुमेन टू वोट इन इलेक्शंस, वुमेन का राइट इलेक्शंस में वोट करने का। ये शुरू हुआ था मिड 19th सेंचुरी में। फिर वो और भी चीज़ों पे कवर करती हैं, मेंस्ट्रुएशन, वर्जिनिटी और वीमेन फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, मैरिज के बारे में, मदरहुड के बारे में। फिर वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 1878 को भी कोट करती हैं, मतलब उसी के एग्जैक्ट वर्ड को यूज़ करती हैं, जो कि ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर ने लिखा था। इट इज़ एन इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट दैट मीट गोज बैड व्हेन टच्ड बाय मेनिस्ट्रेटिंग वुमेन। कि मतलब अगर कोई जो अगर पीरियड्स में कोई वुमेन है, अगर कोई मीट को छू लेती है तो वो ख़राब हो जाता है। मतलब ये कोई भी बेतुकी बात है। फिर वो कई सारी पोइट्रीज़ और नॉवेल्स के बारे में वो कोट करती हैं, फिलोसफर और फिल्म्स के बारे में बताती हैं। वॉल्यूम 2 इसमें वो जो बच्चा है, मतलब जो चाइल्ड है, उसकी वो शुरू से बात बताती है। अब जैसे कोई लड़का चाइल्ड है, मतलब बच्चा है, वो 3-4 साल की एज से उसको कहा जाता है तुम लिटिल मैन हो। और जो गर्ल्स हैं उनको वुमेन बनने के लिए करते हैं, मतलब प्रेरित। वुमेन तो ऑल एक्चुअली हैं ही, बट वो फेमिनिन की साइड में बताना चाहते हैं कि जो अभी जैसे जो मैटरनल इंस्टिंक्ट होती है वो किसी को भी मतलब ऐसे बचपन से नहीं आती है, वो बाद में होनी होती है, बट उनको शुरू से ही बताया जाता है कि तुम्हें कैसे रहना है। अब जैसे जो मैन हैं वो बचपन से चीज़ें एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, मतलब चीज़ों में अलग अलग घूम सकते हैं। बट ये वुमेन को लड़कियों को बोला जाता है कि वो मतलब हाउस होल्ड में काम करें, स्कूल जाएं, स्कूल से अगर आ के घर पे थोड़ी हेल्प करें, वैसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर वो प्यूबर्टी के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताती हैं और काफ़ी जैसे गर्ल्स कैसे मेन के साथ सेक्स इमेजिन करती है उसके बारे में भी लिखती हैं। फिर ये वुमेन के सेक्सुअल रिलेशन वुमेन के साथ भी डिस्क्राइब करती हैं और लिखती हैं होमोसेक्सुअलिटी इज़ नो मोर अ डेलिब्रेट परवर्जन देन अ फेटल कर्स। और ये भी लिखती हैं टू ask two spouses bound by practical, social, and moral ties to satisfy each other sexually for their whole lives is pure absurdity। मतलब कि यही है कि जो दो लोग हैं वो प्रैक्टिकली साथ में रहें, सोशल और मॉरल टाइज, और जो सेक्सुअली वो अपनी लाइफ को मतलब दो जने पूरी लाइफ में वही नहीं कर सकते, वो बेवकूफ़ी है, बकवास है, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर वो मैरिड वुमेन की लाइफ बताती है, हाउस क्लीनिंग, होल्डिंग अवे डेथ बट ऑल्सो रिफ्यूजिंग लाइफ, मतलब वो ऐसा लिखती हैं। लिखती हैं शी थिंक्स व्हाट मेक्स द लॉट ऑफ द वाइफ सर्वेंट अनग्रेटिफाइंग इज द डिविजन ऑफ लेबर दैट डूम्स हर होली टू द जनरल एंड इन एसेंशियल। ये सब चीज़ें ना अगर कोर्ट में करके भी चीज़ें लिखते हो ना एग्ज़ाम में तो उसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जो कोर्ट्स में चीज़ें रहती हैं ना, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ, बिकॉज कहीं न कहीं ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है मार्क्स के लिए। मतलब यही है कि जो मतलब अगर औरत पूरा टाइम घर का काम ही करते रहे, तो उसकी लाइफ़ जो होती है बेकार हो जाती है, वो डूम हो जाती है, बस उसके लिए काम ही चीज़ रह जाती है। हमारी ऑथर लिखती हैं कि जो वुमेन को डिग्निटी है, वो सिर्फ़ सर्विस वो जो कि सिर्फ़ बेड सर्विस और हाउसवर्क में मिलता है। मतलब अपने मेन के साथ जो फिज़िकल है और या फिर घर के काम, इसी 2 चीज़ में उनको डिग्निटी मिल पाती है। अब वुमेन अपना घर छोड़ देती है और शादी के बाद उसको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। और वो लिखती भी हैं कि मैरिज ऑलमोस्ट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज वुमेन, जो शादी है वो वुमेन को बर्बाद कर देती है। वो सोफिया टॉल्स्टॉय को कोट भी करती हैं। कोट मतलब ये है कि उन्होंने क्या एग्जैक्ट लिखा है। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ कही और मेरी चीज़ को किसी और ने लिखा तो वो कोट करके लिखेगा। मतलब ये कोटेशंस, मतलब ये जो कॉम कोटेशन मार्क होते हैं ना उसके अंदर, तो मतलब मेरे एग्जैक्ट शब्दों को बताया जा रहा है। कोट करने का मतलब यही होता है। यू आर स्टक देयर फॉर एवर एंड देयर यू मस्ट सिट। ओके, ये मतलब सोफिया टॉल्स्टॉय को उन्होंने कोट किया, हमारी ऑथर ने, बॉवर ने। और ये हमारी ऑथर सोचती हैं कि जो मैरिज है वो ऑप्रेसिंग है मैन और वुमेन दोनों के लिए। अभी जैसे अबॉर्शन के बारे में होता है कि अभी जैसे जो कैथलिक्स हैं वो तो अपने हिसाब से चीज़ें बताएंगे ना, कि मतलब वो वहाँ फ्रांस में थी तो वहाँ पे जो चीज़ें सिचुएशन थी उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है कि अभी जो अबॉर्शन है
वो वुमेन का राइट है, वो उसको करवाना है तो करवाए, नहीं करवाना है तो ना करवाए। बट अभी ऐसा कहा जाता है कैथोलिक्स में कि अ, जो बच्चा है अगर उसको अबॉर्ट करा दिया तो जो उसकी सोल है वो हेवन नहीं जा सकती, क्योंकि बिना बैप्टिज़्म के वो हेवन नहीं जा सकता, और पेट में तो बैप्टिज़्म होता नहीं। मतलब उनका क्रिश्चियंस का एक रिचुअल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर बच्चे को पेट में ही अबॉर्ट कर दिया, मार दिया गया, तो वो उसकी जो आत्मा है वो सोल नहीं, वो हेवन नहीं जा पाएगी। तो बट ये तो वुमेन का राइट है ना कि उसको उससे गुज़रना है या नहीं गुज़रना है, वो चीज़ है। और ये कहती हैं कि ये जो है ये रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है, ये मैस्कुलिन सैडिज्म है टुवर्ड्स वुमेन। मतलब वुमेन को ऑप्रेस करने के लिए मैन का एक ये नया चीज़ है कि इससे वुमेन को डोमिनेट किया जाए। और ये हमारी ऑथर बताती हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो वुमेन के लिए गिफ्ट और कर्स दोनों ही है। इस न्यू क्रिएशन में नए जीवन को लाने के लिए जो वुमेन है वो खुद को ही खो देती है। वो अपने आप को ऐसे देखने लगती है, नो लॉन्गर एनीथिंग बट अ पैसिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो पैसिव हो जाती है, उसका कोई काम नहीं, बस बच्चा पैदा करो। वो ये भी लिखती है हमारी ऑथर, मैरिज बाय फ्रस्ट्रेटिंग वुमेन्स एरोटिक सेटिस्फैक्शन डिनाइज देम द फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ देयर फीलिंग्स ड्राइव्स देम टू एडल्ट्री। अब मतलब जो वुमेन है इतना ऑप्रेस हो गई हैं चीज़ों में शादी के बाद हर तरीके से, तो वो इसी वजह से वो एडल्ट्री की तरफ चली जाती हैं। फिर वो प्रोस्टिट्यूट और उनके पिम्प्स के बारे में भी बताती हैं। एक टर्म है हेरेथिया, इसके बारे में भी बताती हैं, जो कि प्रोस्टिट्यूट थे एशियन ग्रीस में, प्रोस्टिट्यूट टाइप थे एशियन ग्रीस में, जो कि आर्टिस्ट, एंटरटेनर और टॉकर भी होते हैं, मतलब सिवाय सेक्सुअल सर्विस के बारे में बताती हैं। और ये बताती हैं कि प्रोस्टिट्यूट्स जो है, मतलब जो हेरेथियर्स हैं, वो प्रोस्टिट्यूट से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा काम कर लेते हैं, बिकॉज़ वो इंडिविजुअल रिकग्निशन पा पाते हैं, मतलब अपनी पहचान बना पाते हैं। अब ये फिर ये भी लिखती हैं कि जो वुमेन का मेनोपॉज़ का टाइम होता है, वो वुमेन्स में होमोसेक्सुअल फीलिंग्स भी जगा सकता है। होमोसेक्सुअल मतलब मैन वुमेन दोनों को पसंद करना। और उसके बाद तो वुमेन की लाइफ़ ख़त्म ही हो जाती, क्योंकि फिर वो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती और कुछ ख़ास होता नहीं है। फिर वो जो वुमेन है वो अपने बच्चों के थ्रू जीती हैं, फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के थ्रू जीती हैं, मतलब एंड तो उसका कुछ ख़ास अच्छा होता नहीं है। फिर उसके पास कुछ बचता नहीं है तो वो अपना जो काम है वो यूज़लेस चीज़ों में लगा देती हैं। जैसे वुमेन्स हैंडीवर्क, कढ़ाई-बुनाई करना, वाटर कलर करना, म्यूज़िक, रीडिंग, और या फिर वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन कर लें। मतलब जब वुमेन के पास कुछ नहीं बचता तो ये सब करती हैं। बस कुछ वुमेन ऐसी होती हैं कि वो जो किसी कार्य के लिए जीती हैं, मतलब उनके पास कोई एम होता है लाइफ़ में जीने के लिए, कुछ करने के लिए। और ये भी फिर ऑथर व्योवर कंक्लूड करती हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम अ वुमेन पैरासाइट कैन हैव इज स्टोइक डिफेंस और स्पेक्टेकल आयरनी। मतलब जो वुमेन है वो उसी चीज़ में फ्रीडम पा सकती हैं जब वो किसी भी जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको आराम से सह लें। और फिर ये भी कहती हैं कि वुमेन एक्टिव, इफ़ेक्टिव और साइलेंट हो सकती हैं मैन की तरह, बट जो उनकी सिचुएशन है, उनको सिर्फ़ उसके लिए खाना बनाने के लिए, क्लॉथिंग के लिए और लॉजिंग के लिए ही यूज़ होती हैं। मतलब फिर एट द एंड अगर वुमेन परेशान है, तो वो क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करेगी, रोएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि सुसाइड की धमकी देगी बस। प्रोटेस्ट करती है, बट ज़्यादातर केसेस में वो एस्केप नहीं कर पाते। वुमेन एस्केप नहीं कर पाती अपनी सिचुएशन से। वुमेन हार्मनी में अपनी खुशी ढूँढ सकती है। फिर ये बोलती हैं कि ये जो पॉइंटलेस है कि डिसाइड करना कि वुमेन इन्फीरियर हैं या सुपीरियर हैं। पर ये तो ऑब्वियस है कि जो मैन की सिचुएशन है, वो प्रेफ़रेबल है, मतलब उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। और वो ये लिखती हैं, फॉर वुमेन देयर इज़ नो अदर वे आउट देन टू वर्क फॉर हर लिबरेशन, मतलब वुमेन को अपनी लिबरेशन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। और फिर इसी के कंक्लूजन में जो हमारी ऑथर है लिखती हैं कि वो ऐसे फ्यूचर की तरफ देखती हैं जहाँ पे मेन और वुमेन इक्वल हैं, जो कि सोवियत रेवोल्यूशन ने प्रॉमिस किया था। मतलब इनके हिसाब से जो सोवियत रेवोल्यूशन था, उन्होंने यही चीज़ प्रॉमिस की थी कि ऐसा चीज़ होगा कि जो मेन है वुमेन वो एक समान होंगे, बट वो चीज़ डिलीवर नहीं हुई। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, हाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये है कि जो भी डाउट रहेंगे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।